नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कृषि कानूनों को वापस लेते समय प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा था ना कि उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। कानून वापस लेने के बाद इस 2 साल में उन्होंने किसानों के लिए कितनी तपस्या की कि किसान फिर से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकल पड़े। आप भी सोच रहे होंगे कि आंदोलन खत्म हो गया, किसानों की बातें ही खत्म हो गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसान अपने आंदोलन को लेकर बात नहीं कर रहे। सबने मान लिया था कि किसान आंदोलन मिट चुका है और खत्म होते ही बिखर चुका है, लेकिन आंदोलन के 3 साल होने के मौके पर चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में किसानों का जुटान बता रहा है कि वे अपनी मांगों को नहीं भूले और ना अपने जज्बे को। यह सवाल जरूर सभी के सामने हो सकता है कि क्या किसान इस बार कोई बड़ा आंदोलन कर पाएंगे। चंडीगढ़ के धरना प्रदर्शन से आगे राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रदर्शन कर पाएंगे। 3 साल पहले 700 से अधिक किसानों की जानें चली गईं, फिर भी देश के किसान अपने मोर्चे पर डटे रहे। अंत में सरकार को ही पीछे हटना पड़ा। बेशक जनता भूल सकती है, सरकार भी भूल सकती है, मगर किसानों को सब कुछ याद है कि तब क्या क्या हुआ था। और जिन्हें याद नहीं रहता उनके लिए यहां ट्रॉली पर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें लगा दी गई हैं। नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 गुजर गया। किसानों पर कितने तरीके से प्रहार किए गए, उस दौरान की झलक आपको इन तस्वीरों में मिल जाएगी। पुलिस के साथ टकराव से लेकर उस समय के कार्टून भी इस ट्रॉली पर लगाए गए हैं। किसानों ने सीख लिया है कि इस दौर में याद कैसे रखा जाता है। 3 दिनों के आंदोलन के लिए भी किसान इतनी तैयारी से आए। ट्रॉली के अलावा जहां किसानों का धरना चल रहा था, वहां का माहौल भी बता रहा है कि किसान आंदोलन ने दिल्ली की तरह अपनी बस्ती यहां बसा ली थी, बल्कि वे अपनी बस्ती साथ लेकर चलते रहे। किसानों के आंदोलन का यह हिस्सा सा होता जा रहा है। वे समझ गए हैं कि 10 से 5 बजे तक का धरना देने से सरकार को फर्क नहीं पड़ता। इस बार भी किसान 3 दिनों का सामान लेकर आए थे। ये 13 महीने का जो दिल्ली आंदोलन चला था, ये उस जगह की ये चीज़ें दर्शाई गई हैं। जैसे कि ये पानी देख लो, ये पानी का है, ये लंगर बन रहा है, वो वहाँ पे बैठ के मीटिंग हो रही है। ये एक तरह का आर्जी तौर पे टेंट लगा के पूरे मकान बने हुए हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये ट्रॉलियों में रात निकाली है जी, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। ये हालात दिल्ली में रहे। 3 काले कानून जब ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जी, और इन्होंने मेडिकल का कैंप लगाया वहाँ पे फ्री, और ये हमारे पूरे आप देख सकते हो। और ये जो दिल्ली आंदोलन चला है 13 महीने का, उसमें ये हरियाणा और पंजाब, और ये सारा आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक। ये देखो लिखा संयुक्त किसान मोर्चा भी, ऑल पंजाब के जितने भी हैं सबका एक जगह पे इकट्ठे होके ये मोर्चा लगा। MSP के ऊपर इसने हाँ कर दी, लेकिन फिर MSP के ऊपर आज तक टाम मटोल, जैसे 15 लाख का इसका जुमला बना। इसमें भाईचारा जो हुआ था पंजाब, हरियाणा, यूपी और किसानों का इसमें बढ़ा थे। और हम सभी लोग उस कारपोरेट घराने को नंगा करने में हमारा जो मतलब जथेबंदी तानाबाना था, वो उसको हाईलाइट करने में कामयाब हुआ। तो और उस सभी मांगे जो काले कानून पास किए उसको रद्द करने के बाद सभी अपना जहां घर बना कर रहे हैं 1 साल। ऐसा नहीं है, अभी हम इसको संघर्ष की जो बड़ी जीत है कि हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। उम्मीद है आपको भी कुछ याद आ गया होगा। 26 नवंबर 2020 के दिन पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ चले। उस दिन भारतीय राज्य से किसानों के संबंध हमेशा हमेशा के लिए बदल गए। उन्हें लगा होगा कि रास्ते में स्वागत होगा, मंत्री मिलने आएंगे, गोदी मीडिया गले लगा लेगा, मगर गोदी मीडिया ने आते ही उन्हें खालिस्तान से जोड़कर आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया में किसानों के खिलाफ भयंकर अभियान चला। किसानों के रास्ते में कीलें गाड़ दी गईं, गड्ढे खोद दिए गए, सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए गए ताकि उनके ट्रैक्टर दिल्ली की सीमा तक ना पहुंच सके।
किसानों ने सारी आशंकाओं को और चुनौतियों को गलत साबित कर दिया और वे दिल्ली आकर लंबे समय के लिए टिक गए। मोहाली में जमा किसानों का कहना है कि सिंघू बॉर्डर में जितना लंबा आंदोलन था उससे केवल 2 किलोमीटर कम है मोहाली में उनकी बस्ती और उनके आंदोलन का डेरा। इस बार के आंदोलन का नाम दिल्ली चलो नहीं, चंडीगढ़ चलो है। ट्रैक्टर पर बैठकर हमारे लिए यह वीडियो किसानों ने ही बनाया है ताकि आप लोग यह अंदाजा कर सकें कि पंजाब में किसानों का यह जमावड़ा इतना भी मामूली नहीं था। मोहाली के आंदोलन में भी किसान पूरे दमखम के साथ आए। इस जुटान के बाद भी गोदी मीडिया किसान आंदोलन को कवर करने लायक नहीं समझा। पंजाब के 32 किसान संगठनों के नेता और कार्यकर्ता संयुक्त किसान मोर्चा के तहत चंडीगढ़ में जमा हुए। भारतीय किसान यूनियन उग्राहां और कीर्ति किसान यूनियन पंजाब से जुड़े बड़ी संख्या में किसान यहां आए। 3000 से अधिक ट्रैक्टर, ट्रॉली, मिनी बसें और बसों में भरकर किसान चंडीगढ़ मोहाली आए। इस मार्च में केवल पंजाब के नहीं बल्कि यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसान भी जमा हुए। आसपास के गुरुद्वारों में भी किसानों ने डेरा डाल रखा। ट्रॉली तो उनका अस्थायी घर हो चुका है। 2020 में हरियाणा और पंजाब सरकारों का रवैया देख चुके किसान इस बार पूरी तैयारी से आंदोलन के लिए निकले। अगर कहीं रास्ते में रोक भी दिया गया तो उसके लिए भी ट्रॉली को तैयार करके लाया गया था। तूड़ी, दरियां, गद्दे बिछाकर ट्रॉली के पीछे कमरे की शक्ल दी गई। स्टेज लगाने के लिए स्पीकर लेकर आए। अकेले भारतीय किसान यूनियन उग्राहां की 1500 गाड़ियां शामिल रहीं। राशन, बर्तन, टेंट आदि की पूरी तैयारी के साथ इन्होंने भाग लिया। बीकेयू डकौदा की 200 गाड़ियों ने बरनाला, मानसा, फिरोजपुर, फजिल्का और बठिंडा से चंडीगढ़ तक पहुंची। यह सब हम मीडिया रिपोर्ट से बता रहे हैं। बीकेयू लखोवाल ने ट्रिब्यून से कहा कि राशन, पीने का पानी, गद्दे, पलंग, टेंट, तिरपाल, जनरेटर और अन्य सुविधाओं का इंतजाम किया गया। आपको याद होगा ठीक ऐसा ही हुआ था। किसान दिल्ली के लिए निकले थे मगर मीडिया ने अपने पर्दे से उन्हें गायब कर दिया। रास्ते में ही किसानों ने समझ लिया कि आंदोलन को चलना है तो बिना मीडिया के चलना होगा। उन्होंने मीडिया में भरोसा छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीख लिया और साल भर से ज्यादा समय के लिए दिल्ली की सीमाओं के आसपास टिक गए। उनके आंदोलन ने गोदी मीडिया और सरकार दोनों के दम फुला दिए। किसान आंदोलन के नेताओं का कहना है कि गोदी मीडिया या किसान विरोधी इस भ्रम में ना रहे कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है। अब दोबारा से खड़े होने की उसमें ताकत नहीं रही। किसान आंदोलन के बारे में बहुत सारे गोदी मीडिया और बहुत सारे किसान संगठनों के खिलाफ जो लोग हैं उन्होंने एक भ्रांति फैलाई पूरे देश में कि जैसे सिंघू और टिकरी पर मोर्चा था कि उस तरह का किसान आंदोलन दोबारा नहीं हो पाएगा। लेकिन आज हमने ये साबित कर दिया कि उस तरह का आंदोलन और उससे बड़ा आंदोलन भी आने वाले समय में होगा। आज हम चंडीगढ़, मोहाली जहां रुके हुए हैं, ये सिंघू बॉर्डर का जो मोर्चा था उससे सिर्फ 2 किलोमीटर छोटा मोर्चा है। इसी तरह का एक मोर्चा ये पंजाब के संगठनों का मोर्चा है। इसी तरह का मोर्चा चंडीगढ़ की एक दूसरी तरफ हरियाणा के संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है। एक मोर्चा लखनऊ में यूपी के संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है। अगर जितने अलग अलग जगह पर जो स्टेट कैपिटल मोर्चे अगर एक जगह इकट्ठे कर लिए जाए तो आज भी वो सिंघू, टिकरी, गाजीपुर जितनी स्ट्रेंथ इस देश के किसान संगठन रखते हैं। इस बात से जिन लोगों ने ये भ्रम फैलाया उनको हमने अच्छी तरह ये साबित कर दिया कि आज भी लाखों किसान संगठनों के साथ है, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है। जब तक सरकार अपनी कारपोरेट पक्ष की नीतियां नहीं समाप्त करती तब तक किसान आंदोलन में आते रहेंगे। और जैसे दिल्ली का ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ, इसी तरह के आंदोलन आने वाले समय में भी जन्म लेते रहेंगे। आज 28 नवंबर है। 26 नवंबर को शुरू हुआ 3 दिनों का आंदोलन समाप्त हो गया। किसान जब चंडीगढ़ के लिए निकले तो उनसे कहा गया कि बारिश हो सकती है। इस पर किसानों का जवाब था कि बारिश होती है तो होती रहे। 2020 की सर्दियों में जब पुलिस की वाटर कैनन का सामना कर लिया, खुदी हुई सड़कों को पार कर लिया, तो इस बारिश का भी सामना कर लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि किसान अपने अपने राज्यों की राजधानी में भी प्रदर्शन करें। रविवार को आइसर चौक से राजभवन तक मार्च किया गया।
किसान नेताओं ने पंजाब के राज्यपाल से भी मुलाकात की, उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। किसान पंजाब के मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात पंजाब के कृषि मंत्री से हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के तहत आने वाली किसान यूनियन अपनी अपनी राजधानियों में राजभवन तक जाकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि किसान कानूनों के वापस लिए जाने के 2 साल बाद भी सभी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। किसानों ने यह साफ किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री किसान आंदोलन के खिलाफ बयान दे रहे हैं, मगर उनका आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है, केंद्र सरकार की उदासीनता को लेकर है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेते समय क्या कहा था। कानून वापस लेने के समय भी प्रधानमंत्री उन कानूनों को पवित्र बताते रहे जिनका विरोध किसान काला कानून बताकर कर रहे थे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। 19 नवंबर 2021 को कानून वापस लिया गया। उस दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी को दोष नहीं देते हैं और कानून वापस लेते हैं। प्रधानमंत्री ने नए सिरे से आगे बढ़ने की बात तो कह दी, मगर 19 नवंबर 2021 से लेकर 19 नवंबर 2023 बीत गया, किसानों को वह नया सिरा नहीं दिखा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे और कृषि अर्थशास्त्री भी। 19 नवंबर 2021 को अपने राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा था कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बनेगी और इसका गठन हुआ भी, लेकिन 2022 में। मगर संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका बहिष्कार कर दिया, अपने सदस्य इसमें नहीं भेजे। कहा कि इसमें सरकार ने अपनी तरफ से उन लोगों को बिठाया है जो कृषि कानूनों के पक्षधर थे, ना ही कमेटी को लेकर हमारे सवालों का कोई जवाब दिया गया है। तो ऐसे माहौल में हम कमेटी में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसान जमा हुए और अपनी मांग फिर से दोहराई। यहां किसानों के साथ साथ मजदूर भी जमा हुए। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है कि कोरोना के समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 40,000 से अधिक कंपनियां बंद हो गईं। उनके बंद होने से कितने मजदूर बेरोजगार हुए या इस सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों की कमाई कितनी बढ़ी है, इस पर तो अब बात भी नहीं होती। जो हमने पहले 13 महीने का जो आंदोलन किया, उसमें मोदी जी ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगी थी कि मुझसे गलती हुई है, मैं ये सारे आपकी जो मांगे हैं इन्हें मैं पूरा कर दूंगा। तो उसमें आज तक भी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। और जो 2014 का भूमि अधिग्रहण बिल, नया अधिग्रहण कानून लागू किया था, वो आज तक लागू नहीं हुआ, उस पर कोई योजना ही नहीं चली है। जो हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे 125 दिन और रात का लगातार धरना किया, हमारी मांग जस की तस हैं आज भी, और हम सड़कों पर हैं। एमएसपी पे आज तक भी सरकार ने अभी भी कोई भी एक भी निर्णय नहीं लिया है कि हम एमएसपी लागू करेंगे। इसीलिए हम आए हैं। मजदूर भी, किसान भी आज सड़कों पे आत्महत्या कर रहा है, भुखमरी के कगार पे है। जिनकी ज़मीनें ग्रेटर नोएडा में चली गई हैं, उनके बच्चे चेंज बंटवारी, चोरी कर रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है, भूखे मरने की कगार पे है। इस मुद्दे पे हम यहाँ आए हैं। अगर ये मान लें, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, हम तो कहेंगे कि फिर सरकार अच्छी है। और अगर नहीं मानती है, हम मजदूरों, किसानों, गरीबों की ये हितैषी सरकार नहीं है, हम तो यही कहेंगे। फिर ना तो किसानों को आज फसल का वाजिब दाम मिल रहा है, भूमि अधिग्रहण जो नया कानून है ना उसको सही तरीके से लागू कराया जा रहा है। मजदूरों के खिलाफ जो है 4 लेबर कोड बिल आज भी लंबित है, जिससे जो है तमाम उद्योगपतियों को जो है शोषण करने का ज़्यादा उनको जो है अधिकार दिए गए हैं। तो मजदूर और किसान दोनों को शोषण किया जा रहा है। और देश में 2 बड़ी उत्पादन शक्तियाँ हैं,
जो उत्पादन करती है मजदूर है और किसान है, दोनों उत्पादन करते हैं, लेकिन दोनों का ही आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण हो रहा है। इस शोषण के खिलाफ पूरे देश में मजदूर और किसान संगठनों ने एक मंच पे आकर के संघर्ष में आने का निर्णय किया है, क्योंकि जिस तरह सरकार मजदूर विरोधी किसान विरोधी काम कर रही है उसके खिलाफ ये आंदोलन और तेज होगा और आने वाले समय में मजदूर और किसान सड़कों पे होगा और बड़े आंदोलन की तरफ जाएगा। तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ खूब हल्दी का उत्पादन होता है, मगर यहाँ के किसान खुले बाजार में दाम न मिलने से परेशान हैं। वे कई चुनावों से मांग कर रहे हैं कि तेलंगाना में हल्दी बोर्ड का गठन किया जाए और किसानों को हल्दी का उचित दाम दिया जाए ताकि लागत निकले। इस बार जब तेलंगाना का चुनाव नजदीक आ गया तब जाकर तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा की गई। भाजपा ने 2019 में हल्दी बोर्ड बनाने का वादा किया था, लेकिन इस साल 1 अक्टूबर को महबूब नगर की रैली में इसकी घोषणा होती है। 3 साल के बाद तेलंगाना में देश में सबसे ज्यादा हल्दी पैदा होती है। 2020 के फरवरी में निजामाबाद में मसालों के बोर्ड का विस्तार किया गया, जबकि वहां के किसानों की स्पष्ट मांग थी कि हल्दी के दामों को सुनिश्चित करने के लिए इसका अपना बोर्ड हो। इसी मांग के चलते निजामाबाद से केसीआर की बेटी 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई। किसान हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे थे। 15 मार्च 2022 को वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार किसानों की कर्ज माफी के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। यही नहीं, पिछले 5 साल में भी केंद्र ने कोई कर्ज माफी नहीं की है, मगर किसान बैंकों के लोन राइट ऑफ का हिसाब लगाने लगे हैं। उन्हें पता है कि राइट ऑफ का मतलब कर्ज माफी नहीं होता, लेकिन जब उनकी नजर इस पर पड़ती है कि राइट ऑफ किए गए लाखों करोड़ के लोन का बहुत ही छोटा सा हिस्सा वसूला गया है, तब वे इसे माफी के रूप में ही देखने लग जाते हैं। बैंकों के लोन राइट ऑफ की खबर अक्सर किसी कोने में छपी होती है। मीडिया को लगता है कि यह खबर नहीं है, मगर आपने देखा कि किसानों की नजर कितनी इस पर गहरी रहती है। 31 अक्टूबर का यह ट्वीट तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार का है। इन्होंने रिजर्व बैंक के डेटा के आधार पर लिखा है कि पिछले 9 साल में 14.5 लाख करोड़ लोन गायब हो गए। 2014 के पहले के 10 साल की तुलना में 7 गुना ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से 1.5% लोन अगर ना चुके तो बहुत बुरा नहीं माना जाता है, मगर मोदी सरकार में 7 से 11% बैड लोन हो गया। 1.5% से ऊपर की हर रकम एक तरह की लूट है। यह अप्रैल 2022 की एक रिसर्च का डेटा है जिसे नाबार्ड ने छापा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2012 से अब तक राज्यों ने करीब 2.5 करोड़ का कृषि ऋण माफ किया है। इसकी तुलना आप 9 साल में 14.5 लाख करोड़ लोन के गायब होने से कीजिए। जुलाई 2022 की यह खबर भी देखिए। एसबीआई के शोधकर्ताओं ने पाया है कि 2014 के बाद से जिन 9 राज्यों ने ऋण माफी की घोषणा की, वहां पर करीब आधे किसानों को ही इसका फायदा मिला। कर्ज माफी के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में रहा है। हमारी मांग है कि जिस तरह कारपोरेट घरानों का केंद्र सरकार ने पिछले 9 सालों में 13.86 लाख करोड़ रुपए माफ़ किए हैं, उसी तरह पूरे देश के किसानों का भी कर्ज माफ़ होना चाहिए। सिर्फ पंजाब के किसानों का जितना कारपोरेट का कर्ज माफ़ किया गया उसका सिर्फ 10% वो पंजाब के किसानों का 1.25 लाख करोड़ के करीब पंजाब के किसानों का कर्ज है। इसी तरह पूरे देश के किसानों का 18 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। आज पूरे दुनिया में जब भूखमरी फैल रही है, पाकिस्तान के क्या हालात हैं, श्रीलंका के क्या हालात हैं, रूस और यूक्रेन की वार की वजह से यूरोप में कितना बड़ा अनाज संकट है, लेकिन इस दौर में भी इस देश में अनाज संकट से, इस देश के किसानों ने अनाज संकट से देश को बचाया हुआ है। लेकिन सरकारें कारपोरेट की सेवा में लगी हुई हैं, किसान कर्ज की वजह से खुदकुशी कर रहा है। तो हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए। उसी तरह पूरे देश के किसानों की जितनी भी पैदावार है उस पर उसको MSP मिलना चाहिए। आज ये सरकार क्या कर रही है कि
2 साल पहले इन्होंने 22 लाख मीट्रिक टन एडिबल ऑयल यूक्रेन से मंगाया। कभी यूक्रेन से मंगाते हैं, कभी और देश से मंगाते हैं, लेकिन हमें सरसों का एमएसपी नहीं देते, हमें सूरजमुखी का एमएसपी नहीं देते, हमें मूंगफली का एमएसपी नहीं देते। क्या जो किसान पैदा करता है उसका जो उसकी फसल से एडिबल ऑयल निकलेगा, क्या वो देश के लोग नहीं खा सकते? 17,000 करोड़ रुपए हर साल बाहर से दालों के लिए और चनों के लिए वो खर्च किया जाता है। क्या इस देश के किसानों को दाल पर एमएसपी नहीं दिया जा सकता? इस देश के किसानों को चने पर एमएसपी नहीं दिया जा सकता? तो पूरे देश में एक तरह का एक एमएसपी पे कानून हो और सभी चीज़ों को खरीद की गारंटी हो। इसी तरह लखीमपुर खीरी के हमारे शहीदों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो इन बातों को लेकर और बहुत सारी मांगों को लेकर पूरे देश के राज्यों की राजधानियों में आंदोलन चल रहा है। और एक बात हम बता दें कि जब तक सरकारें कारपोरेट के साथ रहेंगी तब तक किसान आंदोलन में रहेगा। बात केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की नहीं है, मुआवजे की भी है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि किसानों ने कहा है कि पंजाब के अधिकतर किसानों के परिवारों को मुआवजा तो मिला, मगर उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के सभी किसानों को अभी तक नहीं मिला है। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा जेल में हैं और यह मामला कोर्ट में है, जब किसानों की जीप से कुचल देने के कारण हत्या हुई थी। मगर किसानों की मांग उस वक्त थी और अब भी है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो। वे अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है। किसान अपनी ताकत से क्या हासिल कर पाते हैं यह देखना होगा। मुमकिन है किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा दी जाए, लेकिन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए जिससे उनके हाथ में कुछ पैसा आए और बचत हो। जो मांगते हैं वो नहीं मिलता, जो नहीं मांगते हैं वही मिल जाता है, जो उनके उतने फायदे का नहीं होता। नमस्कार, मैं रविश कुमार।